जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस इशू पर आपको ज़हमत दी है वो बेसिकली आपके इल्म में है कि पिछले कई दिनों से हमारे कुछ हेडमास्टर्स हैं जिनको आमतौर पे IVA-HMs कहा जाता है, वो एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा उनका ये था या है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। कुछ अदालतों में केसेस हैं, उनके मुतल्लिक आपको बताना चाहूँगा और फिर सिंध हुकूमत का उस पर जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको आगाह करूँगा। ये जो दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे हैं और सिंध असम्बली के सामने कल से बैठे हैं, इनको एक वर्ल्ड बैंक फंडेड हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें 2017 में उसके तहत इनको अपॉइंट किया गया और बेसिकली कोशिश ये थी कि अच्छे हेडमास्टर्स डायरेक्टली अपॉइंट हों जो हमारे स्कूलों को बेहतर बनाएं और मेरिट पर अपॉइंट हों, थर्ड पार्टी स्क्रीनिंग हो और उनको फिर IBA सक्खर के ज़रिए टेस्ट लेकर उनको भर्ती किया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर वो भर्ती हुए। इनका अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ था और 2017 में ही जब इनके अपॉइंटमेंट्स हो गए तो कुछ लोग जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो अपॉइंट नहीं हो सके, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर दी जिसका नंबर था 2839/2017। उसमें उनकी इस्तदा थी कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो गलत हुए हैं और कानून के मुताबिक नहीं हुए और जो उनको मुंतखब नहीं किया गया था वो ये समझते थे कि उन्हें मुंतखब होना चाहिए था, वो भर्ती होते। 2018 में सिंध हाई कोर्ट ने 21 मई 2018 सिंध हाई कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में एक हुक्मनामा जारी फरमाया जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये कहा कि वो इन अपॉइंट होने वाले तमाम टीचर्स के जो प्रोसेस था उसको स्क्रूटनाइज करें 2 महीने में और वो रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सामने जमा करवाएं। उसी ऑर्डर में सिंध हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक मशहूर फैसला है जिसको अजहर अली खान बलोच केस के नाम से जाना जाता है, वो मारूफ फैसला एक है कि उस फैसले पर मनोअन अमल दरामद होना चाहिए। उस फैसले में यह है कि 17 ग्रेड की जितनी भी पोस्ट हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फिल की जाएंगी। अच्छा, वो रिपोर्ट 2 महीने में तो जमा नहीं हो सकी, उसमें कुछ ज़्यादा वक्त लगा और वो फिर रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में सबमिट हुई। लेकिन उस दौरान में तकरीबन, शायद मुझे एग्जैक्टली उसकी डेट याद नहीं है, गालिबन कोई साल भर हुआ होगा इस बात को कि इन तमाम हेड मास्टर्स की रेगुलराइजेशन का केस सिंध कैबिनेट के सामने आया। तो चूंकि हाई कोर्ट का एक हुक्म मौजूद था जिसमें यह कहा गया था कि इन अपॉइंटमेंट्स की जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें असगर अली बलोच केस को सामने रखकर अमल दरामद इस पर किया जाए। तो असगर अली खान बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा 17 ग्रेड की अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैबिनेट ने
ان تمام ہیڈ ماسٹر کی جو ریگولائزیشن تھی اس کو ریفر کر دیا سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف، اور پبلک سروس کمیشن سے یہ گزارش کی کہ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کو اپنا جو ان کا قانون ہے، جو رولز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق پروسیس کر کے ان کو ریگولرائز کر دیں۔ اب یہ وہ کام تھا جو ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا، لیکن انہی ہیڈ ماسٹرز میں سے کچھ افراد سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب ہم چونکہ وہ آئی بی اے سکھر کے تھرو ایگزامز دے کر آئے ہیں، لہذا دوبارہ ایگزامز ہم کیوں دیں، اور انہوں نے وہ جو عمل کمیشن نے شروع کیا تھا اس کو رکوا دیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو عمل تھا جس کے ذریعے ان کو ریگولرائز ہونا تھا، وہ انہوں نے خود حیدرآباد بینچ میں جا کر ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جس کا نمبر 160/2020 ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اس کو رکوا دیا۔ اب وہاں سے بھی یہ رک گئے اور ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کیس کراچی بینچ میں تھا، ایک کیس حیدرآباد بینچ میں تھا۔ اس دوران میں بیچ میں ایک آدھ مرتبہ ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو ہوتا رہا، اس کو بڑھاتے رہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ بینچ نے اسی اپنے جو ان کا کیس تھا اس کے نتیجے میں، آرڈر کے نتیجے میں، سیکرٹری ایجوکیشن اور چیف سیکرٹری سندھ کے خلاف توہین عدالت کا جو ایک پروسیڈنگز تھیں وہ بھی شروع کر دیں۔ اب اس صورتحال میں ان کی ریگولائزیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کے لیے ممکن نہیں تھی۔ الٹیمیٹلی ایک آرڈر سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ سے یہ بھی آیا کہ یہ تمام کی تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ غلط ہوئی ہیں اور ان کو ختم کیا جائے، ان کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ لیکن ان کا کانٹریکٹ ابھی کچھ دن رہتا تھا۔ اسی دوران میں جو حیدرآباد بینچ کے سامنے کیس ان کا چل رہا تھا، وہاں پر انہوں نے جا کر یہ پلی لی کہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور سندھ حکومت ہمیں نوکری سے نکال دے گی۔ حیدرآباد بینچ نے یہ آرڈر جاری کیا غالباً فروری میں، میرا خیال ہے 5 جنوری میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ سندھ حکومت ان تمام ہیڈ ماسٹرز کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی جاری رکھی جائیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کراچی بینچ سندھ حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دیں، اور حیدرآباد بینچ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ان کی تنخواہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہم نے سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کراچی بینچ نے کہ جو ویکنسیز ہیڈ ماسٹرز کی خالی ہیں ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آپ 2 مہینے کے اندر اندر فل کروائیے۔ حالانکہ میری ذاتی رائے تھی کہ 2 مہینے میں شاید یہ عمل مکمل نہیں ہو سکے گا، لیکن چونکہ عدالت کا حکم تھا، ہم نے کراچی بینچ کے اس حکم کے تحت کہ 2 مہینے میں پبلک سروس کمیشن 1500 کے قریب جو ہیڈ ماسٹرز کی ویکنسیز ہیں ان کو فل کرے، ہم نے پبلک سروس کمیشن کو خط لکھا کہ جناب عدالت کے حکم کے مطابق آپ یہ عمل شروع کریں اور 2 مہینے میں اس عمل کو مکمل کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ چونکہ حیدرآباد بینچ نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت ہیڈ ماسٹرز ہیں کوئی کارروائی نہ کی جائے، ان کی تنخواہ بھی نہ روکی جائے، تو ہم نے ان کا کانٹریکٹ بھی 6 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ حیدرآباد بینچ کا جو حکم ہے ہم اس پر بھی عمل کر لیں اور جو کراچی بینچ کا حکم ہے ہم اس پر بھی عمل کر لیں۔ ہم نے ان 1500 جو ویکنسیز خالی تھیں جس پر پبلک سروس کمیشن نے اپنا کام شروع کیا، اس میں ان تمام ہیڈ ماسٹر سے بھی گزارش کی کہ آپ اس میں اپلائی کریں تاکہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، جو سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، اور آپ کی جو نوکریاں ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ حکومت ان کو بالکل بھی نکالنا نہیں چاہتی تھی۔
हम ये समझते हैं कि ये 957 जो हेड मास्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। जिन स्कूलों में इनको लगाया गया उन स्कूलों के हालात बेहतर हुए हैं, वहाँ स्कूल का माहौल बेहतर हुआ है, वहाँ बच्चों की तालीम बेहतर हुई है, और जो इनसे हमारी तवक्कुआत थी ये हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। लेकिन इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर अदालत का एक हुक्म आ जाता है तो हम आईनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि हम अदालत के हुक्म पर अमल करें। अब इनके केस में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ इस तरह हुई कि सिंध हाई कोर्ट का कराची बेंच एक हुक्म जारी कर रहा है कि इनको निकाल दें, और सिंध हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत-ए-हाल जब पैदा हुई तो अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं, और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें, और इनकी तनख्वाहें भी जारी रखी और इनको निकाला भी नहीं। लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफर कर दिए, दोनों, हैदराबाद बेंच का ऑर्डर भी और कराची बेंच का ऑर्डर भी, और उनको ये कहा है कि वो ये फैसला करें कि या कोई और बेंच बनाया जाए या कोई ये दोनों केसों को मर्ज कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए, और उसके बाद कोई एक बेंच इसको सुने और फिर वो कोई फैसला जारी करें तो हम उस पर अमल कर लेंगे। अब ये जो हक़ाइक़ थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जो दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि बावजूद इस बात के, इस हकीकत के कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, बावजूद इस हकीकत के कि हम इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहते हैं, बावजूद इस हकीकत के ही हमारी ख्वाहिश है कि ये रेगुलराइज हो जाएं, लेकिन अगर अदालतों में केसेस हों और अदालतों के फैसलों की बिना पर सिंध हुकूमत कोई भी फैसला करने पर पाबंदी हम पर आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम उनको रेगुलराइज करें बगैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। अगर वो ये चाहते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपियर ना हो और उसके बगैर वो रेगुलर हो जाएं, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। तो मैं इन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा एसेट है, असासा है हमारा, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन या तो फिर ये अपनी लड़ाई अदालत में जाकर लड़ें और अदालत के सामने जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो रखें, जो फैसला अदालत करेगी हम उसके पाबंद हैं। अदालत अगर ये फैसला दे कि इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजे बगैर रेगुलराइज कर दें, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम कर देंगे। अगर अदालत ये कहे कि इनको कुछ ना करें और इनको 1 दिन के अंदर आप पक्का कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, 1 दिन में पक्का कर देंगे। लेकिन अदालती फैसलों की बिना पर हम कोई भी फैसला करने से कासिर हैं। लिहाजा जो ये एहतजाज कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने स्कूलों में जाएं। इन्होंने जिन स्कूलों को अच्छा बनाया है, अब भी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन ये तमाम हेड मास्टर्स यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और अपने स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि ये रेगुलर हो जाएं, हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते रहें, हम चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाया ये मज़ीद उसको बेहतर बनाएं, लेकिन ये एहतजाज यहाँ जो कर रहे हैं उसका हल हमारे पास नहीं है। इन्होंने खुद भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है,
یہ کوشش کریں کہ سپریم کورٹ سے اگر کوئی حکم جاری ہو جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے. اگر معزز سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیتا ہے, کوئی اور حکم نامہ جاری کر دیتا ہے, ہم اس کے اوپر عمل کرنے پہ اس کے پابند ہو جائیں گے. اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ دونوں کیسز کو اکٹھا کر کے کوئی ایک حکم جاری کر دیتے ہیں, ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے. لیکن ان تمام عدالتی کیسز کی موجودگی میں سندھ حکومت کے پاس یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے, نہ اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے. جو وہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہم کر دیں, ہم نہیں کر سکیں گے. میری گزارش ہے ان تمام دوستوں سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے وکلا سے مشاورت کریں, وہ اپنے وکلا سے جا کر پوچھیں کہ کیا سندھ حکومت اس وقت ان حالات میں جب مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں, ہم کوئی فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہیں. تو میری آپ کے ذریعے ان سے درخواست ہے, کل ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, میں نے کوشش کی, ناصر حسین شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے, کہ کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے پاس اس وقت یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی ریلیف دے سکیں اور ان کی ڈیمانڈز کو ہم پورا کر سکیں. انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب جو کمیشن میں اس وقت پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. میں انہوں نے بتایا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا جو حکم ہے اس کے تحت کر رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ 1500 ویکنسیز جو ہیں آپ فل کیجئے. میرے پاس, سیکرٹری کے پاس, چیف سیکرٹری کے پاس, چیف منسٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کی اس 2 مہینے کی دی ہوئی میعاد کو آگے بڑھا سکیں. تو ہم پابند ہیں عدالتی فیصلوں کی بنا پر, لہذا جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. سعید صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ وزیر بلدیات تھے, عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ تمام گھروں کو بلڈوز کر دیا تھا, لیکن عدالت کے فیصلے کے خلاف آپ ڈٹ گئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ عدالت سے جو چاہے مجھے سزا دے, میں کسی کے گھر نہیں گراؤں گا. اب آپ اس معاملے پر عدالت کے احکامات کو آڑے لا رہے ہیں, کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ اور تقریباً 13,000 تک اسکول جو بند تھے یا بالکل جو اخراجات ہوئے ہیں مد میں, ان کو ریکور کرنے کا کیا پلان ہے؟ پہلے اسی پہ رہتے ہیں, یہ بند کرنے والی بات تو ایک الگ ڈبیٹ ہے. دیکھیں, جو آپ وہ پچھلی بات کر رہے ہیں اس میں ٹی وی چینلز پر ایک خبر چلی کہ 500 بلڈنگیں گرانے کا سپریم کورٹ نے حکم جاری فرمایا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ریٹن آرڈر ایسا کوئی ہے کہ نہیں ہے. میں نے میڈیا ٹاک کی, مجھ سے سوال پوچھا گیا اور میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی چھتیں ان سے چھین لیں, گھر ان کے توڑ دیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ عدالتی فیصلہ ماننے کا میں پابند نہیں ہوں. میں نے کہا تھا کہ آئینی طور پر ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم عدالتی فیصلوں کو مانیں, چاہے وہ ہمیں پسند ہوں چاہے ہمیں پسند نہ ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ گھر توڑ دو تو میں اپنی وزارت چھوڑنے کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسا حکم جاری کروں کہ ان کے گھر ٹوٹ جائیں. اس کیس میں 2 مختلف عدالتی فیصلے ہیں. ہم نے ابھی تک ان کو نوکری سے نہیں نکالا, ہم نے ابھی تک ان کی تنخواہیں بند نہیں کی, اس لیے کہ ایک حکم موجود ہے. لیکن نوکری سے نکالنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے یہ جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کو بھرتی کیا جائے. ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جا کر ریگولر ہو جائیں, لیکن پہلے انہوں نے خود اسٹے لیا اور اب یہ دوبارہ اس پہ احتجاج پہ آ گئے ہیں. تو جو راستہ ان کے پاس موجود ہے یہ اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے, لیکن میری رائے میں جو بھی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے وہ ان کا ہمدرد نہیں ہے, ان کو غلط راستہ. آج کل جو پبلک سروس کمیشن ریٹ لے رہا ہے اس میں نگرانی IPS سے کروا رہا ہے. اڑیسہ جس طرح کے تو ایک ہی کورٹ کے لیے 2 بار پیش دینا آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے کہ آپ ایک ہی بندے کو کہیں کہ آپ IB میں مثال کے طور پر کمیشن میں اگر ان کے 10 لوگ پاس رہ جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کے پاس کیا حال ہے کہ ان کو نکال دیں گے اگر یہ دیش میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ازمپشنس پر جو سوال ہے میں اس کا تو جواب نہیں دے سکتا ہوں, لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ ایک ہی شخص سے 2 مرتبہ کیوں ایگزام لیا جا رہا ہے, اور دوسرا IBA سکھر جو ایک کریڈیبل ادارہ ہے, جب وہاں سے کوئی شخص ایگزام پاس کر کے بھرتی ہو گیا تو اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کریں؟ ہم نے نہیں کہا ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, ہم نے نہیں کہا ہے.
सिंध हाई कोर्ट ने 21 मई 2018 को जो हुक्म जारी फरमाया, उसमें उन्होंने कहा कि अज़हर अली ख़ान बलोच केस जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उस पर आप अमल करवाइए। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये है कि 17 ग्रेड की जो भी नौकरियां हैं वो तमाम की तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दी जाएंगी। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी कहीं मुमकिन है जब 2017 में ये प्रोसेस हुआ हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ किसी तरह से हो गई, अदालत में केस आ गया, अदालत का फैसला आ गया। अब मैंने बार बार ये बात दोहराई है कि हम समझते हैं कि ये अच्छे टीचर्स हैं, काबिल टीचर्स हैं, अच्छे हेड मास्टर्स हैं, हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन अगर अदालती फैसले कुछ हों जो हमें कुछ इक़दाम करने के पाबंद बनाते हों तो हम उन फैसलों को वायलेट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें उस फैसले पर अमल करना है। ये बता दें कि इस्तीफों के हवाले से सियासी पंडित, पहले इस पे ज़रा कोई अगर सवाल है मैं ले लूँ, फिर अब मैं करता हूँ। मेरा ये सवाल है, मैं आता हूँ जी। पॉलिटिकल सवाल एक सेकंड। आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है, आपने इनको ड्यूअल चार्ज दे दिए। मेरी ये दुआ है कि आप दूसरा भी चार्ज दे दें, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के देख लें। सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो किताबें हैं वो इस वक्त पूरे सिंध में बेची जा रही हैं। इसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज है दादू के मनुमल खगेजो, उन्होंने केएन शाह का एक स्कूल है बहरान स्कूल, वहाँ पर छापा मारा है जहाँ पर सरकारी किताबें प्राइवेट स्कूल में बेची जा रही हैं, जिसपे उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन को हिदायत जारी की। उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने केएन शाह के 4 जो उस्ताद हैं उनको मुअत्तल कर दिया। तो सर जहाँ जहाँ आपको पता चल रहा है कि मैं ऐसा करूँ, बेची जा रही है, ये तो सारे देखें आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि जहाँ से शिकायत आई थी वहाँ हमने कार्रवाई की। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड कोई 2, 4, 5 किताबें तो छापता नहीं है, लाखों की तादाद में किताबें छपती हैं और सिंध के हर सरकारी स्कूल में मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि मैं खुद या सेक्रेटरी खुद या हमारा कोई ऑफिसर जो कराची बैठा हो या हैदराबाद बैठा हो वो अपने हाथों से एक एक किताब उठा के ले जाएगा और एक एक बच्चे के घर पे पहुंचाएगा, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो किताबें तकसीम होती हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम के अंदर कोई शख्स जिसके इम्कानात होते हैं कि वो ये हरकत करे, तो मैं समझता हूँ कि या आप ये कह दें कि जी हमारी इसमें कोई कमज़ोरी है, तो ये गलत बात है। जहाँ जहाँ से शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं और हमने बैठकर इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मशावरत की है कि हम किस तरह इस अमल को ट्रांसपेरेंट बनाएं, यकीनी बनाएं कि ये किताबें सूबा सिंध के हर कोने कोने में, गांव में, देहात में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में अगर भी हमारे कोई स्कूल हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचें। तो जिन जिन की जिम्मेदारियाँ हैं हम उनको ज़िम्मेदार बना रहे हैं। पहले मेरे इल्म में ये बात आई कि जिन लोगों का ये जिम्मेदारी होती है कि वो किताब हमारे वहाँ से उठाएँ और स्कूलों में पहुँचाएँ, उनको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं दिए जाते थे। ये बात हमने कही है कि हम उनको वो अखराजात भी दें ताकि कोई ये ना कहे कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं पहुंचा सका। तो हम वो कॉस्ट भी बेयर करने को तैयार हैं ताकि किसी के ऊपर इजाफी अखराजात न हो। तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस अमल के अंदर फ्लॉज रहते हैं और ये चीज़ें शिकायतें आती रहती हैं, हम कार्रवाई करते रहते हैं। आपने बताया कि पहले जो है उन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को नज़र में नहीं रखा और अपॉइंटमेंट की गई, अब जो हो चुका अब दोबारा हम उसी तरह उसको दोबारा लेने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल हो। लेकिन ये कि जिस वक्त उन्होंने नज़रअंदाज किया उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की यही सरकार थी, आपके ही लोग थे, ब्यूरोक्रेट भी वही मौजूद थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? देखें, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने रूल्स हैं उनमें भी गुंजाइश है और सिंध हुकूमत के कवानीन में भी ये गुंजाइश है कि जो ऑफिसर्स 17 ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए जाते हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जाना ज़रूरी नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी फरमाया है कि हम इनको जो अज़हर अली ख़ान बलोच केस है वो इनके ऊपर लेकर आएँ, उसके थ्रू इनको करें, तो हम उसके पाबंद हो जाते हैं। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि पब्लिक सर्विस कमीशन जाएं, लेकिन चूंकि इस केस में अदालती फ़ैसला है इसलिए हम उसके पाबंद हैं। और जब ये रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो इसलिए हमने पहले भी उनको भेजा था, वो नहीं गए, उन्होंने स्टे ले लिया। अब दोबारा भी हमने प्रोसेस शुरू किया
और इनमें से कुछ लोग उसका हिस्सा बने, कुछ लोग नहीं बने। एक मिनट, खासतौर पर स्कूल में फर्नीचर का मामला है, हो गया यार। और साथ एजुकेशन का जी साथ को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, तलबा को बैठने के लिए डेस्क बेंचें नहीं है। ये मामला जहाँ मेहताब के दौर से चलता हुआ आ रहा है, सरदार शाह बाजार से हाथ धो बैठे कमीशन का मामला आपने क्या था, ये फर्नीचर की खरीदारी होगी कब? देखें, उसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूं, आज भी हमने किया है, लेकिन उसके अंदर भी जो एक अमल शुरू हुआ था, और मैं समझता हूं कि काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया गया, लेकिन कुछ लोग अदालत में चले गए और हाई कोर्ट ने उस पूरे प्रोसेस पर स्टे कर दिया। अब अगर कोई चीज़ अदालत में चली जाए तो हम, फिर मैं कह रहा हूं कि अदालती फैसलों के पाबंद हो जाते हैं, इसलिए इस पूरे अमल में ताख़ीर हुई है। मैं इस बात को मानता हूं कि फर्नीचर की किल्लत है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तमाम स्कूलों में बच्चों को फर्नीचर फराहम कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल जहां अदालती फैसले हों, मुकदमात हों, वहाँ हमें थोड़ा सा उसका ख्याल करना पड़ता है। एक मिनट, एजुकेशन पे करें। ये जो भर्तियां हैं, ये इसका मामला अदालत ने दिया, लेकिन हमने देखा कि तारीख की जो बदतरीन जिसमें भर्तियां हुई थी मदर के, जो कि सेक्रेटरी तालीम खुद भी मानते रहे कि गैर कानूनी थी, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो सिंटेक्स बोर्ड की बात हुई, उसका जो सेक्रेटरी है वो एक कॉलेज का टीचर है, कोई मामला अदालत में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना है आपने वहाँ पर, ताकि मतलब काम सही रूटीन के मुताबिक हो और वो अपने कॉलेज में जाए, लेकिन 15-20 साल से वो शख्स जो है सेक्रेटरी बन के बैठा है। देखिए, अब मैं एक तो आपसे अर्ज़ करूँ कि जो ऑफिसर्स को लगाना होता है या किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वो ज़रूरत होती है तो हम लगाते हैं, और जिस पोस्ट पे वो लगे हैं वो नॉन कैडर पोस्ट है, वो लग सकते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, हमारे पास, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, अभी जो बात हुई कि ओपीएस पे, और शायद कल हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ओपीएस और एडवांस जो एडिशनल चार्ज ना दिया जाए। हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जितनी पोस्टें हैं हमारे पास उतने लोग नहीं हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम एडिशनल चार्ज दें या किसी को ओपीएस पे लगाएं। एडिशनल चार्ज में नॉर्मली मैं थोड़ा सा रिलेक्टेड इसलिए होता हूं कि मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास हैदराबाद में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको नवाब शाह का भी चार्ज दें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ट्रेवल करे और चला जाए। तो तरजीह हमारी ये होती है कि अगर कहीं पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट खाली है और हमारे पास कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ कोई आदमी हो जो पोस्टेड हो तो उसको चार्ज दे दें, ऑफिस पे लगा दें, ताकि वो काम चलाता रहे। हमारे पास 20 ग्रेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो उतने नहीं हैं जितनी पोस्टें हैं। हमारी मजबूरी, हम ना चाहते हुए भी 19 ग्रेड के किसी शख्स को वो चार्ज देते हैं, या फिर हमें किसी को एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और जो वैसे बताई जाती चीज़ें ज़रा सी मुख्तलिफ हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज में चलाएं, हम प्रमोशंस लोगों के रेगुलर करें ताकि ऑफिसर्स हमें उस ग्रेड के मिल जाएं जिनकी ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल प्रमोशन हम तेज़ी से कर भी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कमी होती है तो मजबूरी में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। भाई ये बता दें, थोड़ी सियासी बात भी हो जाए, क्योंकि कल से लोग परेशान हैं। बड़ी आप लोगों ने उम्मीदें दिखाई थी पीडीएम ने कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाएगी, महंगाई की मारी अवाम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी थी कल के इजलास पे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जा रहा है कि जो बाकी 10 जमातें हैं उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है, और इतना बड़ा फैसला आज तक आपकी डिक्टेशन पे पूरी पीडीएम की जमातें अमल करती रही, लेकिन जब उनकी बारी आई, आपके अमल करने की बारी आई, तो आप लोग पीछे हट गए। इस तरह क्यों किया भाई उनके साथ? इसी से रिलेटेड है सर, इसी से रिलेटेड है। ये शुरू से कहते थे सियासी पंडित के पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये दावा करती रही, इस्तीफे भी तलब करती रही। तो ये क्या दोहरा मयार है पीपल्स पार्टी का? जब वक्त आता है तो पीछे हट जाती है, क्या मसला है? देखें, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो बातें या जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, मैंने तो किसी पीडीएम की जमात के रहनुमा की ज़बानी ये बातें नहीं सुनी। बहरहाल आपने सुनी होगी, हो सकता है कि मैं आपसे देखिए, जो एक्शन प्लान पीडीएम ने जारी किया था जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, और जिसमें पीडीएम कायम हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसमें यह भी लिखा है कि बवक्त ज़रूरत इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं। उसमें
जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, मुजाहरे भी हैं, नो कॉन्फिडेंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल से भी जो बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं देंगे। राय पे इख्तलाफ हो सकता है, जो तरीक़ेकार है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, और हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, हर इजलास में वो मौक़िफ़ सामने रखा जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी मौजूद था, वहाँ पर भी बड़ी तफसील से बात हुई, और उस वक्त तक बाई इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शंस भी नहीं हुए थे। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ये बात ज़हन में रखी जाए कि इस्तीफ़ा हमारी इस एहतजाजी तहरीक का सबसे मौसर और सबसे आखिरी हरबा होना चाहिए। उससे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को सख्त टफ टाइम देने के जो भी इक़दाम हो सकते हैं वो हमें उठाने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम ने हिस्सा लिया तो उससे हुकूमत की असल जो मकबूलियत है अवाम में वो सामने आई, और पीटीआई बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई। जहाँ जहाँ पीटीआई ने ज़बरदस्ती इंतखाबात जीतने की कोशिश की, वहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी गई, वो बेनकाब हुए। कुछ लोगों का ख्याल था कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ना लें, अगर हम हिस्सा ना लेते तो आज सेनेट के अंदर पीटीआई की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत होती, और वो जो चाहते, जिस तरह चाहते कानून बनाना चाहते, आइनी तरामीम करना चाहते, वो आसानी से शायद मैनेज कर लेते सेनेट से। तो पीपल्स पार्टी ने जो जो तजावीज़ रखी पीडीएम के सामने, और अगर पीडीएम की जमातों ने उस पर अमल किया तो उसका फ़ायदा अपोजिशन की जमातों को हुआ, पीडीएम को हुआ, और उससे हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा। कल भी अगर जो इजलास हुआ उसमें मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई गलत था। अगर पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि हमें फौरी तौर पर इस स्टेज पर इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, अगर बाकी जमातें ये समझती हैं कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफ़े देने चाहिए, तो हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना होगा, और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें ये बात करनी होगी कि क्या इस्तीफ़े हमें फौरी देने चाहिए या उसका कोई और वक्त हम मुतय्यन करें। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, देखें ये बात मैं आपको इसलिए भी यकीन से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ, और एक कमेटी लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए बनाई गई, मैं उसका रुकन भी हूँ। इस वक्त सूबा सिंध में जितनी तैयारी लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी कर रही थी कि हमारी बिल्कुल तंजीम की निचली सतह पर जाकर पूरे सूबे में तैयारियाँ हो रही हैं, जिसका आपको भी इल्म होगा, वो तैयारियाँ आपके भी इल्म में आ रही होंगी। तो हमने तो किसी और जमात की इतनी तैयारियाँ नहीं देखी। तो क्या मैं ये कहूँ कि बाकी जमातें जो हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहती थी या लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं थी? तो पीपल्स पार्टी अपनी सिंसेरिटी जो है वो तो दिखा रही थी। मैंने खुद भी ये कहा, और हमारी पार्टी का ये वाज़ेह ऐलान आया कि जनाब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी हर साल हम यौम शहादत के मौके पर लाड़काना में गढ़ी खुदाबख्श में मनाते हैं, इस मरतबा 4 अप्रैल हम इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जहाँ भी लॉन्ग मार्च का इज्तिमा होगा वहाँ मनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो ये कह रही थी कि 26 मार्च को हम जाएंगे और 4 अप्रैल की बरसी भी वहाँ मनाएंगे, और शायद उसके बाद हमें मज़ीद कितने दिन यहाँ स्टे करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने जो एक्शन प्लान पीडीएम का था, हमने पहले भी उस पर अमल किया, हम आइंदा भी उस पर अमल करेंगे। और जो लोग इस वक्त बगलें बजा रहे हैं कि पीडीएम शायद ख़त्म हो गई, पीडीएम टूट गई, वो हर मीटिंग के बाद ये कहते थे। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है जमातों का, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि पीडीएम कायम है, और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम कायम रहेगी। और जो भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा वो हम पीडीएम के सरबराही अगले इजलास में रखेंगे, और मिलकर हम आगे चलेंगे। अच्छा सॉरी, पेन लगवा दूँगा। सवाल ये है कि 2008 में जब पाकिस्तान पार्टी खुद बनी थी तो वाटर बोर्ड में हज़ारों लोग थे, आपके लोगों ने जोर के में गिरफ्तार के आगे भर्तियाँ हैं, गैर कानूनी है, निकाल रहे हैं, तो पोलिटिकली प्रेशर पड़ा या आपके लोग
आपने उनको पक्का कर दिया। गाँव के लोगों से हेल्थ वर्कर आए, टीचर आए, क्लर्क आए, कराची में आप लोग उनको डंडे मारो, उनको कोई अहमियत न दो, उनको एहतजाज करके उनको मुतालबा बोलते वोटर के साथ आपका ये सख्त वाला सलूक हुआ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा किसी के साथ कोई तासुब होता है। मुलाजमीन के हवाले से पीपल्स पार्टी हमेशा हमदर्द रही है और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जितने भी मुलाजमीन हैं उनको रेगुलाइज करें, उनके जितने हुकूक हैं उनको हम दें। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात आपने की, पीपल्स पार्टी के दौर में ही वो भर्ती हुई, पीपल्स पार्टी ने उनको रेगुलराइज़ किया और कोई हुकूमत नहीं थी जिन्होंने उनको रेगुलाइज़ किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो मैंने बात की है, जितनी बात की है, मैंने कहीं आपको ये नहीं कहा कि हम हेड मास्टर्स को नौकरियों से निकालना चाहते हैं। मैंने जो कानूनी और अदालती फ़ैसलों के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है वो आपसे शेयर की है, और अगर तो ये अदालती फ़ैसले नहीं होते, सिंध हुकूमत के लिए कोई मजबूरी ना होती, तो शायद हम इन्हें 1 मिनट नहीं लगाते, हम इनको रेगुलाइज कर देते। तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा उनकी हमदर्द रही और रहेगी। सर तो करे चुके हैं मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एहतजाज करने वाले सिटी असेंबली में नौकरियां छोड़कर घर चले जाएं, आप उसे नौकरियों से निकालोगे या आराम से घर बैठ जाए, ऑप्शन क्या है? नहीं, जो टीचर नहीं, हेड मास्टर, नहीं, हम तो निकालना नहीं चाहते हैं उनको। मैं तो आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम उनको निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन अदालत ने रेगुलराइज करने का एक तरीक़ेकार बताया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस तरीक़ेकार के मुताबिक ये रेगुलराइज हो जाएं। अब अगर ये कहते हैं जी हमने उस पर नहीं चलना, तो उसका रास्ता ये कि वो अदालत में ही जाएं और गए सुप्रीम कोर्ट में। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल नहीं करती, फैसले को ख़त्म नहीं करती, कोई हुक्मनामा जारी नहीं करती, तब तक हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। एक बेंच ने कहा कि जी इनको पब्लिक सर्विस कमीशन भेजो, हमने भेज दिया। एक बेंच ने कहा कि इनको तनख्वाहें तो इनके खिलाफ कार्रवाई न करो, हमने तनख्वाह भी जारी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम सिंध हुकूमत कर सकती है वो हमने किया है। थैंक यू। सईद गंज साहब, कल मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे में छोड़ के चले गए और आज सुबह शाहिद खान अब्बासी का ट्वीट आया कि हमारी सियासी राहें जुदा हो गई। मौलाना भी कहे शाहिद खान अब्बासी ने ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी का खिलाफ आया, क्या हुआ? देखिए, मुझे नहीं पता ये ट्वीट जिस अकाउंट से आया वो अकाउंट उनका अपना है भी कि नहीं है, ज़रा सा आप इस बात की भी तस्दीक कर लें। लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि हमें ये कहना चाहिए कि राहें जुदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला हम रहेंगे साथ। पीडीएम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे फैसले किए हैं, ऐसे इकदाम किए हैं जिससे मौजूदा हुकूमत कमज़ोर हुई है, और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि मिलकर हम ऐसे इकदाम करें जिससे इस हुकूमत से हम इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ा सकें।